आर डिस्कसिंग अबाउट एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हिंदी में चिंता विकार के नाम से भी जाना जाता है। पूनम जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिंता हमें क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, चिंता का मुख्य कारण जो एंजाइटी होती है उसका मुख्य कारण है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ बुरा होने की उम्मीद में हमारे जो विचार हैं वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो गलत हो जाएगा। उसका जो डर है उस फ्यूचर के गलत हो जाने का, वो आज में एंजाइटी के तौर पे दिखाई देता है। तो अनुष्का जी, क्या आप हमें कुछ सिम्टम्स बता सकती हैं इस एंजाइटी के लिए? बेसिकली एंजाइटी मतलब बेचैनी होना। अगर हम किसी फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसे सोच के पसीना आना, बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट फील करना, यही सब एंजाइटी के बेसिक वो लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको डीप नॉलेज लेना चाहो एंजाइटी के बारे में, तो इसके अलावा और काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे फटीग फील करना, मतलब एक ही डायरेक्शन में बार बार सोचते जाना। जैसे स्टेज फियर की वजह से भी आपको एंजाइटी फील हो सकती है। आप कहीं काफ़ी सारे लोगों के बीच हो तो भी आप एंजाइटी को फील कर सकते हो। तो इसी तरह के कारण होते हैं एंजाइटी के। तो पूनम जी, ये एंजाइटी के इतने सारे कारण और सिम्टम्स आपको क्यों लगता है कि ये क्यों होती है? मतलब कुछ लोग इसकी वजह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी फियर अगर है, उस फियर का मतलब है कि आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या जिसको हमारे प्रोफेशन में फ़ाइट और फ्लाइट बोलते हैं। उसमें एक फ्रीज़ भी होता है जो फ़ाइट और फ्लाइट से पहले होता है। पर अगर आपका दिमाग आपको भागने के लिए या छुपने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में बाकी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। तो अगर आप भागने वाले हो तो आप अभी कोई प्रोक्रिएशन करने नहीं जाओगे, कोई रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर नहीं आने वाली है। अगर आपको भागना है तो आपको कोई ज़ुकाम खांसी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भागना है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एनर्जी वहाँ नहीं जानी चाहिए। तो ये जो 3 सिस्टम मैंने शट डाउन बता दिए, उसी तरीके से आपके पूरा ब्रेन का फोकस फाइट और फ्लाइट में लगा है, इसलिए बाकी आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत नीचे चले जाता है। तो आपको इजीली बीमारियां होंगी और हर वो बॉडी पार्ट जो इन सिस्टम से कनेक्टेड है उस पर आपके असर आएगा। तो एंजाइटी को सिर्फ चिंता ना समझें, वो आपको बड़ी बीमारियां भी दे सकती है। जैसे आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन का वहाँ फोकस ही नहीं है। आपको बीमारियां जल्दी लगेंगी औरों से। जैसे कि हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि जब मौसम बदलता है, लोग बोलते हैं कि मौसम बदल गया इसलिए बीमार पड़ गए, लेकिन मौसम बदलने से अगर बीमारी होती तब तो सबको होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके इम्यूनिटी को लो करते हैं। एंजाइटी के बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं। इसको एक ज़्यादातर सबको मालूम होते हैं, घबराहट होना, सांस की दिक्कत होना, शैलो ब्रीदिंग हो जाता है, आपका मुंह में ड्राइनेस हो जाएगा, आपके लॉन्ग मसल्स में दर्द होने शुरू हो जाएगा क्योंकि वो सब भागने की तैयारी में। आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको हर वो चीज़ हो सकती है जो उस टाइम आपकी ब्रेन फोकस नहीं कर रही है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओवर थिंकिंग भी एंजाइटी के एक टाइप में आता है, कि ओवर थिंक करने वाले लोग बहुत एंशियस हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सब जगह अज्यूम किया जाता है? देखिए, ओवर थिंकिंग वो करेगा जिसको उस सोच का रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तभी वो वापस सेम चीज़ें सोचेगा। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है, आप सॉल्यूशन फोकस्ड हो जाइए। उस सोच का फ़ायदा तभी है जब उससे आपको कोई सॉल्यूशन मिले उसके एंड में। आप मुझे बताइए शुभी, आप लोगों की जनरेशन को भी एंजाइटी होती है? और अगर होती है तो किस वजह से?
सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो हमारी जनरेशन में एनजाइटी का है वो है सोशल फोबिया। लोग ज़्यादातर पीयर प्रेशर में आकर और परफॉर्मेंस प्रेशर में आकर बहुत एंशियस हो जाते हैं और रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो होते हैं, जैसे पसीना आना, हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, जैसा कि पूनम मैम ने और अनुष्का जी ने हमें पहले भी बताया। मैम हमें ये चीज़ बताइए कि आपने बोला इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत असर पड़ता है, इससे आपका क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि जैसे फीमेल बॉडी है तो आपके मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट हो सकता है एंजाइटी से, आपका फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड में हैं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते एक प्रेगनेंसी, तो आप ऑब्वियसली आपको बच्चा पैदा होने में दिक्कत आ सकती है। मेन में आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, आपके फीलिंग्स पे असर पड़ सकता है, आपके जनरल सेल्फ एस्टीम पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि झोला भर भर के सिम्टम्स हैं। तो अगेन जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सब्जेक्टिव होती हैं ये चीज़ें। तो जब अगर आप अपने सिम्टम्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं और कोई भी वो बीमारी जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और वो बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये बीमारी एनजाइटी जो आगे बना रही है वो भी टाइम के साथ ठीक हो सकती है अगर हम इस पे काम करें तो? 101% आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप क्या ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है जिसका बहुत लो चल रहा है, क्या वो लोग भी वापस माँ बाप बन सकते हैं? क्यों नहीं, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारी खाली 3 दिन की एक वर्कशॉप, माइंड बॉडी की एक वर्कशॉप करते हैं हम लोग। एक ऐसी महिला थी जो 14 साल से शादीशुदा थी और उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हमारी वर्कशॉप में आने के बाद उसके 1 महीने के अंदर बाद उनका वो कंसीव करी और उनके पास आज एक हेल्दी बच्चा भी है। और एक और लेडी आई थी जिनको सेम प्रॉब्लम था, 5 साल शादी से सब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वगैरह कराने के बाद हम ऐसे सोचने में लगता है कि ऐसा क्या कर देते होंगे। तो प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके दिमाग की उपज है तो हमको आपके दिमाग को ही इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम की जड़ में जाके, और वो जो डर आपके मन में, जो जैसे माँ बनने का डर जहाँ से उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर उस समस्या का समाधान जाके हम करते हैं। ये कोई हिप्नोसिस वगैरह नहीं करते हम लोग, बहुत ही कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि जब करेक्ट डायग्नोसिस हो जाता है तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो ये तो हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ये सब चीज़ें एमबीबीएस डॉक्टर पेशेंट से क्यों नहीं डिस्कस करते? अगर ये सब चीज़ें बिना किसी दवाई के उनके ही थ्रू सॉल्व हो सकती है तो? देखिए, मेरा मानना है कि मेडिकल डॉक्टर्स बहुत मेहनत करके ह्यूमन एनाटॉमी को समझ बूझ करके उनको वो उसके फिज़िकल एस्पेक्ट को बहुत भली भांति समझते हैं। अगर वो ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी अगर रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा उनका काम। बहुत कम समय में इलाज हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ेगा, विच इज़ इन्वेजिव सर्जरीज़ वगैरह वो नहीं। अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स इसके, और ऐसे लोग हैं हमारे ट्रेनिंग्स में, हमने गायनोकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है, हमने होम्योपैथ्स को ट्रेन किया है। तो अगर ये बहुत आसान होता है ये बोलना कि ये बेकार है, ये चीज़ काम नहीं करती, वो मत करो, पर अगर हम सब अपने स्किल्स को इकट्ठा मिला के चलें तो हमारा इतना बड़ा देश है, हम बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे, बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो
अगर हम ये छोड़ दें कि कौन गलत है कौन सही और खाली लोगों की मदद पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुष्का जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस विषय में क्या कोई नई मुहिम या फिर कोई नई वर्कशॉप लेकर आई है? जी, अभी इसी मंथ के एंड में एक इसी टॉपिक पे एंजाइटी के ऊपर माइंड बॉडी वर्कशॉप होगी, जो रिजर्व की टीम की साइड से होगी। उसकी डेट में एंड ही रहेगी 29-30 के अराउंड। वो 2 दिन की वर्कशॉप होगी। अगर कोई चाहता है एनरोल करना तो वो बिल्कुल कर सकता है। तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू।